Hello students, this is Neeraj Gupta. In the first video of your second chapter, we have already discussed that why economic planning was required. हमने ये डिस्कस किया था कि वैसे तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं. फिर गवर्नमेंट को बीच में पड़ने की ज़रूरत क्या है, वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड. मैंने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इट वाज अ टिपिकल सिचुएशन कि द इंडियन इकोनॉमी वाज क्वाइट बैकवर्ड, क्वाइट स्टेगनेंट. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, कंट्री के रिसोर्सेज को नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, नीड्स एंड मीन्स के हिसाब से डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी. तो 5 ईयर प्लान्स जिसको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया, अभी उसका नाम पॉलिसी कमीशन है, उसने डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स बनाए हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम हल्का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. साथ में फिर ये भी हमने डिस्कस किया कि 3 तरह के कंसेप्ट हैं एक तरह से इकोनॉमी वाइज वर्ल्ड ओवर. एक है कैपिटलिज्म, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर एक तरह से गवर्नमेंट का रोल एक बस थोड़ा सा ये कह सकते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग जैसे होता है ना, कि थोड़ा सा डायरेक्शंस देना, डूज एंड डोंट्स, बस दैट्स इट. ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं और एक तरह से मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया जाता है, फ्री प्ले अलाउ किया जाता है और कंज्यूमर ही गॉड होता है. जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर है उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. प्रॉफिट ओरिएंटेशन ही मेन जो है टारगेट होता है और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है, पीछे रह जाता है. आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं सोशलिज्म के बारे में, जो इसका अपोजिट है. अगर हम बात करते हैं सोशलिज्म की, तो यहाँ पर मोस्टली सारी वर्किंग गवर्नमेंट करती है. सोशलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर जो कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि भी जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको जरूर बेनिफिट मिले. और तो फिर यानी जो अमीर है और गरीब है, एक तरह से ये सारा का सारा गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर ही कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है ना. और जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कब बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये सारी चीज़ें जो है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, ये डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं. ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. और आइडिया क्या होता है, दैट द ओवरऑल सोसाइटी, आइडिया इनका क्या होता है कि ओवरऑल सोसाइटी गेट्स इक्वल बेनिफिट. दैट इज़ देयर मेन इंटेंशन, राइट. जो सोशलिज्म का जो मेन फंडा है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो वो यही है, दैट ओवरऑल सोसाइटी गेट्स इक्वल बेनिफिट. दैट इज सोशलिज्म. यानी सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि यहाँ पर कंज्यूमर गॉड नहीं होता है, सोशल वेलफेयर गॉड है. अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है सोशलिज्म के अंदर, और इस तरह से कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है कि सबको ऑलमोस्ट इक्वल बेनिफिट मिले. लेकिन इसका एक फिर यही अभी हम डिस्कस भी करेंगे, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि जो इसके प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो तो फिर होंगे नहीं, बिकॉज सब कुछ ही मोर और लेस गवर्नमेंट कर रही होगी, तो इंसेंटिव नहीं होता ग्रो करने के लिए. कहीं ना कहीं हम चाहे कुछ भी बोलें, प्रॉफिट या पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है लोगों को मेहनत करने के लिए, ग्रो करने के लिए. हर आदमी अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करना चाहता है. जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी खरीदना चाहता है, जिसके पास गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो लग्जीरियस कार में, लग्जीरियस हाउसेज में रहना चाहता है, लग्जीरियस एरोप्लेन्स में ट्रैवल करना चाहता है. तो ये चीज़ें बंदे को इंस्पायर करती हैं अच्छा काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए. उससे कहीं ना कहीं कंट्री भी ग्रो करती है. अल्टीमेटली वो अगर एक अच्छा घर बनाएगा तो उस कंट्री की भी तो ओवरऑल लुक इंप्रूव होती है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोशलिज्म में लैक कर गई, और इसमें ये मैंने अपनी असाइनमेंट में भी कवर किया है बुक्स के बेसिस पर, कि सोशलिज्म मोर और लेस फेल हो गया. जिस भी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ ये सक्सेस नहीं हो पाया है ना. बिकॉज ऑफ दिस द सिस्टम हैज़ फेल्ड इन मोस्ट कंट्रीज. द सिस्टम हैज़ फेल्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. सक्सेस नहीं हो पाया ये, सक्सेस नहीं हो पाया ये, क्योंकि इसके अंदर इंसेंटिव ही नहीं है. देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स. जब सब कुछ ही सरकार ने देखना है तो हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है ही नहीं. सो इट डजंट गिव मच इंसेंटिव्स फॉर द प्रोड्यूसर्स. इसको हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिज्म भी कहते हैं. सोवियत यूनियन, रशिया में है ऐसा ज़्यादा. तो वहाँ पर क्या है कि जो स्टेट है वो ऑनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की. हेयर स्टेट इज़ ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ही जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी वर्किंग है, वो मोर और लेस क्या है कि वो गवर्नमेंट के हाथ में है. और फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जो कि कैपिटलिज्म का मेन फीचर है, वो यहाँ अलाउड नहीं है ना. सो फ्री प्ले ऑफ मार्केट रिसोर्सेज जो है, दैट इज़ नॉट अलाउड हेयर. दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक, राइट. फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस इज नॉट अलाउड. कहाँ अलाउड नहीं है? इट इज़ नॉट अलाउड इन सोशलिज्म.
So in socialism, basically, statism, socialism, the free play of market forces is not allowed. राइट चलिए अब हम पढ़ेंगे हम अपनी इंडिया के बारे में, मिक्स इकोनॉमी। राइट देखिए, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, अगर मैं आपको इंडिया के एंगल से पढ़ाऊँ तो हमारे यहाँ ना तो कैपिटलिज्म है, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कंज्यूमर गॉड है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, और सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है, सारी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट की हैं, सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट को बिल्कुल दबाया जा रहा है या अलाउ ही नहीं किया हुआ, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के स्टेटस को, इंडिया के सिस्टम को कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, आप सब जानते हैं हमारे यहाँ BSNL, MTNL के भी टेलीफोन्स हैं और एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस के भी फ़ोन्स हैं, और कंपनीज के भी हैं, टाटास के। व्हाट आई मीन टू से, गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। एयरलाइंस में आप देखिए, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस भी हैं, और इंडिगो टाइप प्राइवेट कंपनीज भी हैं, गो एयर, जेट एयरवेज, सभी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। कुछ चीज़ें अभी भी पब्लिक सेक्टर में है, यानी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, जैसे रेलवेज़ की हम बात करें, सभी स्टेट्स में आप देखते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं, लेकिन वहीं प्राइवेट लग्जरी बसेस को भी अलाउ किया गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया में प्राइवेट फोर्सेस को अलाउ किया है, ठीक है, कमाओ, ग्रो करो, उससे उनके पास इंसेंटिव रहता है, जो रिच कंज्यूमर्स हैं उनके लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स रहते हैं। लेकिन वहीं क्योंकि इंडिया में ह्यूज पुअर पॉपुलेशन भी है जिसको गवर्नमेंट की हेल्प जरूरत पड़ती है। अब देखिए, हमारे यहाँ एक से एक लग्जरी हॉस्पिटल्स भी हैं, अंदर जाओ तो लगता नहीं है हॉस्पिटल है कि ये होटल है, इतने सुंदर शानदार बने हुए होते हैं। वहीं आम जनता को सपोर्ट करने के लिए, जो इतना कॉस्टली मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, और वो भी प्रॉपर है। मैं गए वो बहुत जगह, कई बार हम गए हैं, किससे मिलने भी गए, समटाइम ज़रूरत पड़ी तो ट्रीटमेंट के लिए भी गया। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बैड शेप में है, तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ खुद भी प्रोवाइड कर रही है, सो दैट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पीछे ना रह जाए, और उधर प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया गया है। सो वी कैन से दैट आवर इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सब आ गया फिर से, इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर रहे हैं, बट इट इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन। पूरा उसको ऐसा नहीं कर दिया कि छोड़ दिया कि भाई जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि जो मेन डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें जो हैं दे आर डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। मैं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी में इन सब चीज़ों को मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं इनको हमने गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस में अटैच कर रखा है। यानी एक तरह से पूरा नहीं है कि भाई जो मर्जी करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अब आप देखो, जैसे कई बार क्या होता है, अभी मैं देख रहा था पीछे कुछ एजिटेशंस चल रही थी। जब एजिटेशंस हुई तो मैं ये एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि जब एजिटेशंस हुई तो मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एयरलाइंस ने जो है रेट एकदम हाई कर दिए, ये कहकर कि भाई हम तो इसको ज़्यादा ले रहे हैं। तो तुरंत गवर्नमेंट ने रेगुलेशन निकाल दी कि नहीं। मेरे को एग्जाम्पल ध्यान है कि शायद चंडीगढ़ से दिल्ली का, ऐसा न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया, समटाइम ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख देते हैं, तो वहाँ से बताया गया कि ये चंडीगढ़ और दिल्ली हार्डली, अगर हम बाई रोड ट्रैवल करें प्रॉपर्ली तो 4 घंटे का रास्ता है, तो पता चला कि वो रोड्स पे एजिटेशन है तो 1 लाख रुपए का फेयर जो है वो डिमांड किया जा रहा है, 50,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ने शायद कुछ ऐसी रेगुलेशन लाई, अगर मैं मेरी स्टैटिस्टिक्स गलत हो तो थोड़ा बहुत गलत होगी, वैसे मैंने पढ़ा था उसकी बेस पर ही बता रहा हूँ, तो 15,000 रुपये से ज़्यादा बोले कि शायद आप टिकट का प्राइस नहीं ले सकते। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऐसे मुझे ध्यान है कि एक बार स्वाइन फ्लू आ गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत स्वाइन फ्लू कंट्री में बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से लैब के ऊपर स्ट्रेस था, तो शायद उन लोगों ने उस चीज़ को देखते हुए डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को, उसके जो टेस्ट के अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया था। तो मुझे ध्यान है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने स्वाइन फ्लू के रेट को कुछ हद तक कंट्रोल किया। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल फ्री कर दिया, अपनी तरफ से तो उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री फैसिलिटी भी दे रखी थी, बट फिर भी प्राइवेट वालों को भी कंट्रोल किया कि नहीं, आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। ऐसी दिल्ली का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर दिल्ली सिटी में एक बार गवर्नमेंट ने ऑड इवन का डिसीजन लिया, तो उसमें भी फिर ये बात हुई कि वो कुछ सर्ज प्राइसिंग आ गई, टैक्सीज वाले ज़्यादा फेयर चार्ज करने लगे, तो उस पर भी फिर गवर्नमेंट ने कंट्रोल। व्हाट आई मीन टू से कि हमारी इकोनॉमी में क्या सिस्टम इन्होंने किया हुआ है कि ये प्राइवेट फोर्सेस को अलाउ करते हैं पैसा कमाना, करो, लेकिन जब ऐसा लगता है कि ये लोग एक्सप्लॉइटिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं तो फिर गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करके इनको कंट्रोल कर लेती है। ऐसे लॉ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से एक रीजनेबल से ज़्यादा भी प्रॉफिट कमाना, उसके लिए गवर्नमेंट हमारी अलाउ करती है, लेकिन जहाँ एक्सप्लॉइटिंग स्टेज आती है वहाँ बीच में एंटर कर जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी दोनों सिस्टम से बेटर है। टोटल कैपिटलिज्म में चलने से पूरर सेक्शन पीछे रह जाता है,
सोशलिज्म पूरा का पूरा अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से चलें तो ना तो कंज्यूमर को वो चीज़ मिल पाती जो वो चाहता है, ना प्रोड्यूसर वो चीज़ बना पाता, क्योंकि दोनों में से किसी को भी प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलता, इसीलिए वो सिस्टम तो ऑलमोस्ट वैसे ही फेल है। तो मिक्स इकोनॉमी मुझे लगता है कि हाँ, यही एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ है, राइट। सो प्रोड्यूसर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स डेफिनेटली, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ट्राई टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर, यानी गवर्नमेंट के स्टेप हमेशा ये रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट एक तरह से सोशल वेलफेयर प्रमोट करती है और इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। सो उससे क्या होता है बेसिकली, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, सो गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, हमारे यहाँ ये दोनों सेक्टर एक तरह से साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। बात आ रही समझ में? बोथ द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। दिस इज द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अगर हम मेरिट्स देखें तो बहुत मेरिट्स हैं। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इसके अंदर कंज्यूमर सुप्रीम रहता है, प्रोड्यूसर्स कैन ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमाने की कोशिश कर सकते हैं और उनको कोई इसमें मतलब एक तरह से पूरा इंसेंटिव रहता है कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कमा लें, राइट। और गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है मैक्सिमम वेलफेयर। सो कुल मिला के इस तरह से ये वर्किंग चलती है। एक तरफ प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेते हैं और एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगर हम बात करें तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे इनएफिशिएंसी एंड करप्शन इन पब्लिक सेक्टर। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि एक तरह से मैं कहूँगा खाए जा रही है कंट्री को, कि करप्शन बहुत है। अब करप्शन होने से क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहे वो जो भी हो, इनएफिशिएंसी, सरकारी नौकरी है ना, जब सरकारी नौकरी होती है तो ये तो टेंशन है नहीं कि भी नौकरी जाएगी। बात आ रही समझ में? तो सरकारी नौकरी होने की वजह से ये जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं सम टाइम ढीला पड़ते हैं। होता है कि इतना सम टाइम इतने प्रमोशंस भी नहीं उनके लिए ड्यू होती, या सम टाइम एक ये फीलिंग भी रहती है कि भाई हम कितना भी काम कर लें सैलरी तो मोर और लेस हमें उतनी ही मिलनी है। तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और शायद उसके ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं समटाइम शायद उनके भी प्रेशर्स उनके ऊपर रहते हैं, या जो भी रीजंस हैं, मैं उन रीजंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाना चाहता। मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वर्किंग सम टाइम्स बिलो पार होती है और उसकी वजह से पब्लिक को वो सारी बेनिफिट्स, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल पाती। तो जो हम सोचते हैं ना कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करें और जो लोग हैं उनको खूब अच्छे से बेनिफिट्स मिलें, वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन भी फेस करता है। और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज जितने भी काम कर रही हैं, कुछ एरियाज अभी भी जैसे मैंने रेलवेज का एग्जांपल लिया रिजर्व्ड हैं ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर, तो ऐसे में फिर ये हो जाता है इशू कि वहाँ पर अगर एफिशिएंसी नहीं है तो बस नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर चॉइस। तो ये कुछ डीमेरिट्स इस सिस्टम की हम कह सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्लानिंग के बारे में। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग की, तो ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, यानी यहाँ पर सिर्फ बस थोड़े से डूज एंड डोंट्स दिए जाते हैं, गिविंग द प्राइवेट सेक्टर सम डूज एंड डोंट्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट हेयर मीन्स द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करती। जो हो रहा है बस वो उसको थोड़ा बहुत रेगुलेट कंट्रोल करना। वही सोचते हैं कि भाई खुद ही समझदार हैं, जो चाहिए होगा वो बना लेंगे, जो खरीदना होगा वो खरीद लेंगे। बहुत ज़्यादा पुअर सेक्शन ऐसी इकोनॉमी में होता भी नहीं है, वहीं चल पाती है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ज़्यादा पुअर सेक्शन वहाँ होता भी नहीं, हर कोई अफोर्ड कर पाता है। मैंने ऐसा सुना है, कभी अभी तक यूएस से गया नहीं हूँ, एक वन ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो मैंने सुना है इस तरह की रिच कंट्रीज़ में जो लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास भी कार्स होती हैं, वो लोग भी मॉल्स में ही शॉपिंग करते हैं, सब कुछ होता है उनके पास में। तो फ़र्क क्या हो जाता है, बस उनकी कार थोड़ी सस्ती वाली होती है, जो उनके ऑनर्स होते हैं उनके पास लग्जरी कार्स होती है। वो सिंपल फूड खरीद रहे होते हैं समझ लो, या वो लग्जरी फूड्स नहीं अफोर्ड कर पाते, बस इतना ही है। हॉलीडेज़ वगैरह में शायद वो इतना नहीं जा पाते होंगे, बस इतना ही है। हमारे यहाँ जैसे भूखे पेट सो रहे हैं वैसे ही शायद वहाँ सिचुएशन है ही नहीं, तो शायद गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा फिर बीच में कूदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। डायरेक्टिव प्लानिंग कुल मिला के वहाँ सक्सेसफुली काम कर जाती है। जबकि अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात करें तो ये प्लानिंग हमारी इकोनॉमी में यूज़ होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है गवर्नमेंट आल्सो पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट भी काम करती है ना, और इसको सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में किया जाता है। और हमारे यहाँ तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एयर इंडिया, जेट एयरवेज, MTNL, एयरटेल वगैरह। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा डिस्कशन है लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, है ना। फ्यू गोल्स आर कॉमन टू एवरी 5 ईयर प्लान एंड फ्यू गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक। देखिए 5 ईयर प्लान्स नई चीज़ नहीं है, बेशक
आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज से पहले आप लोग आफ्टर ऑल 11th क्लास में हैं, तो कभी ना कभी पहले आपने सुना जरूर होगा कि हाँ, हमारी कंट्री में कुछ 5 ईयर प्लान्स करके होता है। सो 5 वर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान तो क्या होगा कि जिसमें किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए से एक 5 साल का टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परमानेंट है, यानी कि हर 5 ईयर प्लान के अंदर चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये जीडीपी क्या होता है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ सफिशिएंसी है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 5 ईयर प्लान्स इज़ फाइन, बट दैट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी प्लान, चाहे वो 1 ईयर प्लान हो, चाहे वो 1 डे प्लान हो, चाहे 1 आवर प्लान हो, चाहे वो 100 ईयर प्लान हो। लाइक अभी तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ही है, सेल्फ सफिशिएंसी की प्रॉब्लम ठीक है, फूड ग्रेन्स के एंगल से हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन आई और उसकी वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ग्रीन रिवोल्यूशन की और डिटेल अभी आएगी हमारे फर्दर चैप्टर्स में भी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी इंडिया में बहुत चीज़ें ऐसी हैं, ऑयल है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कि हमें फॉरेन कंट्री से ही इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट को हर प्लान में इनकॉर्पोरेट करनी ही होंगी। गवर्नमेंट उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती। वो ये नहीं सोच सकते कि चलो भैया इसको तो हम इग्नोर कर दें, ये तो हो ही जाएगा अपने आप से, वैसा नहीं चल पाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक प्लानिंग का सवाल है, प्लानिंग में 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक कि जो एक पर्टिकुलर प्लान की होगी, स्पेसिफिक प्लान, स्पेसिफिक कि भाई ये 5 साल में मुझे अचीव करना है, जैसे इन 5 सालों में मुझे मशीनाइजेशन इंप्रूव करना है या इन 5 सालों में मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक प्लान। लेकिन एक कुछ चीज़ें होंगी जो कॉमन है, जैसे मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर काम करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगातार जो है वो रहती ही हैं, उनके ऊपर हमारी कंट्री को हर प्लान में वर्किंग करनी ही है। तो यही बात मैंने आपको बताई दैट फ्यू गोल्स आर कॉमन टू एवरी 5 ईयर प्लान्स एंड फ्यू गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक। कॉमन गोल्स कैन बी टर्म्ड एज लॉन्ग पीरियड गोल्स। नेचुरली जो कॉमन है हमेशा रहेंगे, हर प्लान के अंदर वो बीच में घुस जाते हैं एक तरह से, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ गई। और कुछ प्लान स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट पीरियड गोल्स कह सकते हैं, है ना। अब ये दिख ही रहा है तो मैंने सोचा चलो लास्ट में एक लाइन ये भी पढ़ दें, प्लीज़ डू नॉट बाय पायरेटेड वीडियोस। वैसे तो मोस्टली सभी वीडियोस यूट्यूब पर फ्री ही हैं, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप ख़रीदना भी चाहें तो आप किसी दूसरे सोर्स से ना खरीद के डायरेक्ट NGPA जो हमारा ऑफिस है उसके नंबर्स आपको हर वीडियो में, हर स्लाइड में, हर पेज पे नज़र आते हैं। आप इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट ही इन वीडियोस को परचेज़ करें। इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रही है सभी बच्चों को, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। थैंक यू।